जय हिंद प्यारे दोस्त। मेरा नाम अर्जुन। आप सभी को गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से प्रत्येक दिन इस चैनल पर एनटीपीसी ग्रुप डी के सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाएगी। आज से यह सीरीज जीके जीएस का शुरू हो रहा है। उसमें से प्रमुख प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप्स है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। प्रत्येक प्रश्न के बाद हम आपको 2 सेकंड का समय देंगे जिससे आप अपने मन में उत्तर सोच सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस। तो इस प्रश्न का मतलब आंसर समझने के लिए हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि आइसोटॉप्स क्या है। आइसोटॉप्स क्या है? तो हम जानते हैं कि यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। चलिए, तो यहाँ हमको जानना है फास्फोरस का आइसोटॉप्स। तो यहाँ फास्फोरस का आइसोटॉप्स जानने से पहले हम जानते हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस की उत्पत्ति फॉस प्लस फोरस से हुआ है। फॉस का अर्थ होता है प्रकाश। फॉस का अर्थ प्रकाश और फोरस का अर्थ होता है धारक। फोरस का अर्थ होता है धारक, अर्थात प्रकाश को धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? फास्फोरस कहते हैं। फास्फोरस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। फास्फोरस के प्रमुख 3 संयोजकता होते हैं। इसकी संयोजकता 1, 3, 5। फास्फोरस की संयोजकता 1, 3 और 5 है। चलिए, अब एक चीज़ हम ध्यान रखिए कि जब हम एक प्रश्न को पढ़ेंगे तो एक प्रश्न के साथ हम कई प्रश्नों को साथ में उत्तर देते चलेंगे। यहाँ जो दिया गया है चर्म जिसको हम त्वचा भी कहते हैं, तो त्वचा के अध्ययन को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी यह त्वचा का अध्ययन है। चलिए, हम बढ़ते आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है, बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में डैश परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आकार घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी संख्या घट जाती है और ऑप्शन नंबर डी संख्या बढ़ जाती है। चलिए, इसका सही जवाब होगा संख्या बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि जब ऊंचाई पर जाते हैं तो O2 की मात्रा घट जाती है, ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है? घट जाती है। और जब भी ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आरबीसी की मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। अब देखिए, आरबीसी से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पाते हैं। आरबीसी का जीवन काल जो 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। बहुत जगह इसको रेड ब्लड कॉर्पसल भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हम लिख सकते हैं। इसको रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आरबीसी का एक और नाम है जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं।
आरबीसी का एक और नाम जो प्रचलित है, हम क्या कहते हैं उसको, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में हुआ है, बोन मेरो में होता है, बोन मेरो, जिसका हिंदी होता है अस्थि मज्जा। चलिए, जो वयस्क मनुष्य में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो बोन मेरो में होता है, जबकि वहीं जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में रहता है तो भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन और लीवर में होता है, स्प्लीन और लीवर में होता है। जबकि वयस्क में जो आरबीसी का जो मृत्यु होता है वह स्प्लीन में होता है। हम जानते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का जो कब्रगाह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन यदि आरबीसी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आरबीसी के बारे में हम चाहते हैं कि एक कोई विशेष टॉपिक उठाए, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम उस टॉपिक को पूरा क्लियर करते जाएं। जैसे आरबीसी को हम यहाँ उठाए तो आरबीसी से संबंधित कुछ और जानकारी यहाँ दिया गया है, जो आप देखिए हम जानते हैं कि आरबीसी जो है ना, आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है, एक नहीं दो अपवाद है। एक है ऊंट, इसको हम कैमल कहते हैं, और एक है लामा। लामा एक एनिमल है जिसमें क्या होता है, जिसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। साथ ही साथ आरबीसी का रंग लाल होता है। इसका मुख्य कारण है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। अब प्रश्न मन में यह उठा होगा कि शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को सभी सेल तक पहुंचाना तथा सेल से CO2 को वापस फेफड़ों तक लाने का कार्य आरबीसी का है। चलिए अब हम चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुसेन ज्वाला का रंग कैसा होता है। कह रहा है स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नीलाभ, ऑप्शन नंबर बी है सेब का हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी है किरमिची लाल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। चलिए सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किरमिची लाल। इसका आंसर हो जाएगा किरमिची लाल। तो चलिए इसके बारे में एक ट्रिक है। हम जानते हैं कि कोई चीज़ का जब प्राइस होता है तो हम उसको क्या लिखा था, RS, ठीक है, RS होता है। तो R को तत्काल हम रेड समझ लेते हैं, रेड, और S को तत्काल हम स्ट्रांसियम समझ लेते हैं। तो RS, तो स्ट्रांसियम का कलर कैसा होता है, रेड होता है। स्ट्रांसियम का कलर कैसा होता है, रेड होता है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए और जब हम स्ट्रांसियम पढ़ लिए तो एक और क्वेश्चन इससे ज़रूरी होता है। कभी कभी बेरियम के बारे में पूछ देता है। तो बेरियम जो है, अच्छा बेरियम बी से शुरू होता है, बेरियम बी से शुरू होता है। अच्छा, और हम तत्काल इसको पढ़ते हैं BG, हम पढ़ते हैं इसको BG। तो बी से हो गया बेरियम, और जी से हो गया ग्रीन, हरा। अब देखिए इसका मतलब यह होगा कि हम जो पहला जो ट्रिक लिखे तो वह क्या था, RS। तो स्ट्रांसियम किस कलर का रहता है, लाल कलर का होता है, और बेरियम किस कलर का रहता है, हरा कलर का रहता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आतिशबाजी के टाइम में, आतिशबाजी जिसको हम पटाखेबाजी भी कहते हैं, तो पटाखे में जो लाल हरा जो कलर दिखाई देता है उसमें बेरियम और स्ट्रांसियम का प्रयोग ही किया जाता है। उसमें जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं पटाखे, उसमें यदि लाल कलर दिखता है तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, RS
मतलब रेड प्रयोग किया गया है तो स्ट्रांसियम है, रेड प्रयोग किया गया है तो स्ट्रांसियम है। जबकि यदि हरा है तो बेरियम है, बीजी है। हम बीजी कहते हैं, बीजी जिसको हम बेस्ट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ट्रिक के लिए हम तत्काल यहाँ हम बीजी पढ़ते हैं इसको। क्लियर। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं? तो चलिए, आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक होता है ना, वह बने होते एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से बने होते हैं। एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से बने होते हैं आधुनिक शक्तिशाली चुंबक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लाल नीला पीला, ऑप्शन नंबर बी है लाल पीला हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल नीला हरा, और ऑप्शन नंबर डी है नीला पीला और हरा। चलिए आप लोग सोच के इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका सी होगा, सी, इसका आंसर होगा सी। अब देखिए, फोटोग्राफी के रूप में प्रमुख जो रंग होता है प्रयोग किया तो वो होता है नहला, ला। एक ट्रिक टाइप है ये नहला, जिसको हम नौ से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, अल्लाह से हो गया लाल। चलिए अब ये नहला जो है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि या तो आप फोटोग्राफिक में इस नहला का प्रयोग कर सकते हैं। आपसे कई बार प्रश्न पूछ देता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो उसके लिए भी उत्तर यहीं भी होगा नहला। कभी कभी पूछ देता है जो हम लोग जो अपने घरों में जो कलर टीवी देखते हैं, उस कलर टीवी में कौन कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, तो कलर टीवी में मुख्य रूप से नहला का ही प्रयोग किया जाता है, नीला, हरा और लाल। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, कह रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे के पर डाला जाता है तो उससे उत्फुल्लन होता है और एक गैस उत्पन्न होता है, वो कौन सी गैस है? सोचिए, कह रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उससे तेज उत्फुल्लन होता है, और क्योंकि उससे एक गैस निकलता है, वो गैस का आपसे नाम पूछ रहा है, तो या तो वो हाइड्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आप सभी सोच के इसका उत्तर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर सी। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी आपको जब हम एसिड बेस पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का हम लोग जल्द से जल्द हम लोग सीरीज ला रहे हैं, तो एसिड और बेस जब भी हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको इसका डिटेल्स जानकारी देंगे, ताकि आपको अभी जो बताएंगे तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो भी रखें। नेक्स्ट जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज जब हम सीरीज लाने जा रहे हैं जल्द से जल्द, उसमें आपको विशेष जानकारी दिया जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चपरल और सावाना। आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ट्रुंडा। इसका सही उत्तर होगा ट्रुंडा। हम जानते हैं कि ट्रुंडा जो है उत्तरी ध्रुव, यदि यह पृथ्वी है तो यह उत्तरी ध्रुव हो गया, यह दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो हम जानते हैं कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यह काफ़ी बर्फीला एरिया, तो इसमें जो यह वाला जो भाग है ना, ऊपरी भाग, जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और यह क्या है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के समीप का मौसम क्या होता है? काफ़ी ठंडा होता है। इस मौसम में कोई भी पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो यही हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं रह सकते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? ट्रुंडा होगा। चलिए अब हम थोड़ा ऑप्शन के बारे में जान ले।
ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि टैगा क्या है। देखिए, टैगा एक वायोम है, यह भी यह भी जो है रूस के साइड में यह पाया जाने वाला ये एक वायोम है। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख लकड़ी है चीर, चीर और कोनधारी वन जो होता है, जो ये कोनधारी जो वन जो होते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, टैगा प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सावाना। सावाना एक घास का मैदान है। सावाना क्या है, एक घास का मैदान है जो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। जो पूर्वी अफ्रीका में क्या चीज पाया जाता है, यह घास का मैदान। यह घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है। यह घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है। अब देखिए, यह घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है, लेकिन यह घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में तो है, लेकिन यह मुख्य रूप से तंजानिया तथा केनिया में है। इसका अधिकांश भाग तंजानिया और केनिया में है। तंजानिया तथा केनिया यह दोनों देश है। यह दोनों देशों में क्या है, सावाना का विस्तार है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 40, 60 और 70। यह क्वेश्चन देखने में तो बड़ी आसान लगता है, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा गहराई से लिया गया है कि हम बस इतना रट लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है कि कितना प्रतिशत राजस्थान के जो कुल भूमि है उसका कितना प्रतिशत जो है थार मरुस्थल है। तो इसका सही उत्तर है 60%। राजस्थान के 60% हिस्से में क्या है, थार मरुस्थल है। अब देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जो शायद कभी आप नहीं सुने होंगे। कह रहा है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्लेशियर निक्षेप के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देखिए ऑप्शन, देखिए पहला है मोरेन, इसका बाद है ड्रीमलिंस, केटल्स और एस्केरेडी। तो इन सभी का तो प्रयोग किया जाता है, इतना का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एस्केरेडी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एस्केरेडी का मतलब होता है, एस्केरेडी एक छोटे पथरीले द्वीप को कहा जाता है। एस्केरेडी एक छोटे पथरीले द्वीप को कहा जाता है। और जब छोटे पथरीले द्वीप को कहा जाता है तो वहाँ ग्लेशियर की कोई बात ही नहीं हो रही, और साथ ही साथ एस्केरेडी क्षेत्र में जीवन यापन संभव नहीं है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा नदी, कावेरी, तुंगभद्रा और मालप्रभा नदी। चलिए आप सभी लोग इसका उत्तर दे पाएंगे शायद। इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। देखिए, कृष्णा नदी की यह कर्नाटक में अलमाटी बांध है। यह कर्नाटक में अलमाटी बांध स्थित है। यह अलमाटी बांध 2005 में बनकर तैयार हुआ था और यह कर्नाटक में स्थित है। इस बांध से कर्नाटक सरकार को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। साथ ही साथ कर्नाटक नदी पर एक और महत्वपूर्ण बांध है जो हम साथ साथ बताते चलते हैं, नागार्जुन बांध, नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना जो है यह भी कृष्णा नदी पर ही है और यह हैदराबाद के समीप है।
ये इसका जो निर्माण 1966 ईस्वी के आसपास किया गया था। 66 आसपास नहीं, 1966 ईस्वी में ही किया गया था। इस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। चलिए अब हम चलते हैं कि 2018 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजन किया गया था। देखिए हम लोग का पर्पस यह है कि हम हर सेट में एक से अधिक मतलब एक या दो प्रश्न आपको करंट अफेयर्स का डालते रहेंगे। यह करंट अफेयर्स पुराना है, आपको लगेगा यह करंट अफेयर्स तो पुराना है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्रमंडल खेल जिसको हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, यह प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजन होता है। तो पूछ रहा है इससे पिछला वाला जो 2018 में हुआ था वह कहाँ हुआ था? कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। बताएंगे आप सभी लोग। चलिए इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का थोड़ा हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसका शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। इसका शुरुआत 1930 ईस्वी में प्रथम बार कनाडा में शुरू किया गया था। कनाडा के हैमिल्टन एक शहर है। लुइस हैमिल्टन मत समझ लेना भाई, वो फार्मूला 1 के ड्राइवर है। चलिए तो ये हैमिल्टन एक शहर है जहाँ पर क्या हुआ था, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रथम बार हुआ था 1930 ईस्वी में, जिसमें 11 देश भाग लिए थे। और उसी वर्ष यह घोषणा किया गया कि यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर मनाया नहीं जाएगा, खेला जाएगा, आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? संभवतः यह प्रश्न जो है देखने में आसान लगता है कि, लेकिन यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अक्सर बच्चे इसमें इलाहाबाद लगा के निकल जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद प्रश्न आंसर इसका सही नहीं है। इसका ऑप्शन है बॉम्बे, गुवाहाटी, इलाहाबाद, कोलकाता। चलिए इसका सही जवाब जो है वह गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी, आपको पता है कि गुवाहाटी 7 राज्यों का, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 7 प्रमुख राज्य आते हैं, जिसमें साउथ ईस्ट के लगभग सभी राज्य आ जाते हैं। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में और संयुक्त रूप से सत्र में? देखिए आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो एक बात बताइए कि यदि राज्यसभा का यह पदेन अध्यक्ष है तो उसको हटाने के लिए हम लोकसभा से थोड़ी ना जाएंगे पूछने के लिए। इसको हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में हम लोग जाएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में डम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यहाँ डम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है असम, कर्नाटक, मिजोरम और उड़ीसा। तो आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है मिजोरम। इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम में अन्य मतलब कुछ और भी वन्य अभयारण्य और टाइगर रिजर्व है, जिसमें दिया गया है आपको, पहला डम्फा दिया ही गया है, दूसरा है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पर है। देखिए यहाँ पर जो है सो हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो लाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नेशनल पार्क, वन अभयारण्य, ये सभी प्रश्न आपका रहेंगे। लोक नृत्य हम लोग जल्द से जल्द यह वीडियो लाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।